नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चौंकाने वाली बातें बताने वाला हूं। हमारे देश की जेलों में बैठकर बड़े बड़े गैंगस्टर्स कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग ऑपरेट करते हैं, मर्डर कराते हैं, एक्सटॉर्शन कराते हैं, ड्रग्स का व्यापार करते हैं, इसके प्रूफ आज मेरे पास है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, जग्गू भगवानपुरिया, ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के देशों में टारगेट किलिंग को कैसे अंजाम देते हैं, कैसे वसूली करते हैं, ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करते हैं, ये सारी हैरान करने वाली डिटेल्स हमने FBI से हासिल की है। एक एक बात का सबूत है। अमेरिका के कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के 37 मेंबर्स के बारे में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। 3 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत पूरे गैंग के क्राइम को लेकर चार्जशीट में जो सबूत पेश किए गए हैं वो उन्हें सजा दिलाने के लिए काफी हैं। FBI, लॉस एंजलिस पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने अपने अंडरकवर एजेंट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग में पेनिट्रेट किया, क्राइम के प्रूफ इकट्ठा किए, मर्डर, ड्रग्स, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे जघन्य अपराध जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते थे, उनको लेकर जो जानकारी हासिल की वो आपको हैरान कर देगी। ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। FBI ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढांडा गैंग्स के खिलाफ 3 अलग अलग चार्जशीट दायर की हैं। इनमें FBI ने इन गैंग्स के काम करने के तरीके, ड्रग्स की सप्लाई, हथियारों की डील और वसूली के धंधे की सारी डिटेल शेयर की है। FBI के अंडरकवर एजेंट्स ने इन गैंग्स में एंट्री ली, क्रिमिनल्स का भरोसा जीता, उनके साथ मिलकर काम किया और 3 साल के दौरान इनके खिलाफ एक एक करके सबूत जुटाए। अब बात मिडिल ईस्ट की। जंग में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सईद अली खामेनेई को अब से कुछ देर बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। सैयद अली खामेनेई को उनके पुश्तनी शहर मशहद में इमाम रजा के मकबरे के पास दफनाया जाएगा। आज उनका शव जबरदस्त सुरक्षा के बीच इराक के नजफ शहर से मशहद लाया गया। सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में आज भी लाखों लोग शामिल हुए। मस्जिद शहर की सड़कों और गलियों में पैर रखने की जगह नहीं थी। सैयद अली खामेनेई 28 फरवरी को इजरायली हमले में मारे गए थे। वो 1989 में रुहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। ईरान की सरकार ने दावा किया कि पिछले 5 दिनों में खामेनेई के फ्यूनरल में 2 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी इस बात को नहीं समझे हैं। आज फिर अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान पर अटैक किए और बड़ी बात है कि आज अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के मिलिट्री बेसिस के अलावा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में हवाई अड्डे पर बमबारी की गई, इसमें कई आम लोग मारे गए। इसके अलावा अमेरिका ने उत्तरी ईरान के गुलिस्तान सूबे में भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया विजिट की। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़े समझौते का ऐलान किया। इस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा, जिसका इस्तेमाल भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होगा। इससे कोयले, तेल और गैस पर डिपेंडेंसी कम होगी। भारत को क्लीन एनर्जी के अपने टारगेट हासिल करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 28% यूरेनियम है। अब तक ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा यूरेनियम चाइना को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस डील के बाद न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भारत ऑस्ट्रेलिया का प्रेफर्ड पार्टनर बन जाएगा। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि उन्होंने चढ़ावे की काउंटिंग का सारा सिस्टम चेक कर लिया है, मंदिर परिसर की सारी व्यवस्थाओं को देख परख लिया है, जो कमियां थी उन्हें दूर कर दिया गया है।
अब किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। गोविंद देवगिरी ने कहा कि वो करोड़ों राम भक्तों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो गलती हुई वो भविष्य में दोबारा कभी नहीं होगी। असल में चढ़ावे में चोरी के खुलासे के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को वीवीआईपी पास बनाने की पावर थी, वो वापस ले ली गई है। इन लोगों की उन मेल आईडीज को बंद कर दिया गया है जिसके जरिए वीवीआईपी पास बनते थे। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि छोटे छोटे लोगों पर एक्शन से क्या होगा। जिस ट्रस्ट की देखरेख में चोरी हुई उस पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। आज अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने कहा चोरी की सजा सिर्फ घोड़े या लगाम को नहीं, कोचवान को भी मिलनी चाहिए। सिर्फ इस्तीफे की लीपापोती से काम नहीं चलेगा। जो लोग हटे हैं उनके दस्तखत से जमीनों के जो सौदे हुए हैं उनकी जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि जल्दी ही नए कानून के तहत यूपी में भी वक्फ बोर्ड का गठन होगा। यूपी वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर गैर मुस्लिम होंगे। यूपी के माइनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्टर दानिश अंसारी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम, पसमानदा मुसलमान और महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब की कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को खत्म करने, पार्टी के नेताओं को बातचीत की टेबल पर लाने की हाईकमान की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती दिखाई दे रही हैं। कल शाम को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल की चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात हुई। तय हुआ कि चन्नी गुट के नेता 10 जुलाई को भूपेश बघेल से मिलेंगे। लेकिन आज कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह के घर पर चन्नी गुट के नेताओं की मीटिंग हुई। कांग्रेस के नेताओं में आपसी टकराव देखने को मिला। पंजाब में, हरियाणा में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। एक तरफ हुड्डा परिवार है, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला और तीसरी तरफ कुमारी शैलजा। आज तीनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त ने चंडीगढ़ में पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में इस बात पर विचार हो रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर सब मिलकर काम करें तो सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा अगर रणदीप सुरजेवाला उनका साथ दें तो वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाकर दिखा देंगे। आज मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। मेरठ में एक दलित लड़की की हत्या के विरोध में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया। इसी दौरान मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे सड़क पर आए और पांडे जी ने पुलिस वैन में बैठे प्रोटेस्टर्स की पिटाई कर दी। प्रदर्शनकारियों को गालियां दी। फिर पुलिस ने भी प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया। आज लखनऊ से भी एक हैरान करने वाली खबर आई। लखनऊ में रिटायर्ड एआरटीओ के घर से 1.5 करोड़ रुपए कैश, 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी बरामद हुई। यह भ्रष्ट अफसर 35 करोड़ का मालिक निकला। एआरटीओ की तिजोरी ने जब सोना उगला तो उसे देखकर विजिलेंस टीम के अफसर भी आश्चर्य में पड़ गए। रिटायर्ड एआरटीओ के घर से 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे जवाहरात मिले। ये कीमती सामान तिजोरियों में भरकर घर में छिपाया गया था। अब बात महाराष्ट्र की। मैं आपको दिखाता हूं कैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। 2 दिन पहले मुंबई में बारिश के दौरान मिसिंग लिंक के पास लैंडस्लाइड हुआ। मिसिंग लिंक में पानी भर गया, ट्रैफिक रोकना पड़ा। इसके बाद कुछ लोगों ने सरकार को ट्रोल किया, देवेंद्र फडणवीस की ईमानदारी पर सवाल उठाया, मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का मजाक बनाया। इस बयानबाजी से फडणवीस का सब्र जवाब दे गया। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की पहली बारिश देखने को मिली। 24 घंटे में दिल्ली में 72 mm पानी बरसा। रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रही। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, लेकिन वाटर लॉगिंग के कारण परेशानी भी झेलनी पड़ी। जगह जगह पानी भर गया है, सड़कों पर जाम लग गए हैं।
दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो या गुरुग्राम हो, हर जगह एक जैसे हालात हैं। दिल्ली के कई इलाकों में 24 घंटों के दौरान इतनी बारिश हो गई जितनी जुलाई के पूरे महीने में आमतौर पर होती है।